तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो आप कहना चाह रहे हो हिंदुओं को ज्यादा सपोर्ट करती है। तो राजकुमार रोज ने पिछले 5 सालों में ऐसा क्या कर दिया जो कांग्रेस बीजेपी 70 साल तक नहीं कर पाई। तो गणेश गोगरा जी और राजकुमार जी, इनमें ऐसी क्या खासियत है कि युवा इनकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो चुका है, जिसकी जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब हैदराबाद के एक नेता है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा था कि चाय वाला क्या देश चलाएगा। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज पवित्र जैन बैक विद अनदर वीडियो। और दोस्तों, आज मैं जिस पर्सनैलिटी को अपने शो में लेके आया हूँ वो है बड़ी ही खास, जो बनना तो कंपाउंडर चाहते थे लेकिन बन गए पॉलिटिशियन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी के नेता अनुराग जी कटारा की। तो सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। बढ़िया, कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ सर। और राम राम। राम राम सर, सबसे पहले। हाँ। और सर, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि आप बनना तो कंपाउंडर चाहते थे लेकिन बन गए पॉलिटिशियन, ये कैसे हो गया? चलते गए एजुकेशन के साथ में और विभिन्न प्रकार की कंपटीशन एग्जाम्स दिए, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि चलो राजनीति में जाते हैं। तो राजनीतिक यानी थोड़ा सा हमको स्टार्ट से सेवा का काम करना ही था। पॉलिटिशियन भी सेवा का काम है और उधर कंपाउंडरिंग भी सेवा का काम है। दोनों काम थे। विभिन्न प्रकार के साथी कंपटीशन एग्जाम्स दे रहे थे, हमने भी दिया। साथ साथ में ऐसा लगा कि सेवा का काम करना ही है तो फिर इस राजनीतिक क्षेत्र में काम करेंगे, ऐसा अनुभव आया। और आप कंपाउंडरी भी आपको करीब करीब आती है पूरी? सभी कुछ आता है मुझे, हर काम करता हूँ मैं। इंजेक्शन भी लगाता हूँ, कैथेटर लगाता हूँ, सभी प्रकार के काम जो हैं अपने, जो नर्सिंग से संबंधित है, स्वास्थ्य देखभाल के, वो सब मैं करता हूँ। और अभी भी वर्तमान में जहाँ भी लोग मुझे जानते हैं, जब हॉस्पिटल में मैंने वर्क किया है तो अधिकतर लोग मुझे फ़ोन करते भी हैं और मैं जाता हूँ, लेकिन नो कॉस्ट। उनसे किसी प्रकार का मैं लेता नहीं, मैं मेरा काम करके वापस आता हूँ। अच्छा, और आप पॉलिटिक्स में आए करीब करीब 10-15 साल हो गए आपको? हाँ, वैसे देखा जाए तो हम छात्र जीवन से ही छात्र राजनीति कर रहे थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हमारा जुड़ाव रहा है और वहीं से फिर एक मन में आस्था रही राष्ट्र पुनर्निर्माण की, राष्ट्रवाद की, हिंदुत्व की और सांस्कृतिक उत्थान की। उसी के साथ से हम चलते गए और फिर अचानक मोड़ आया तो इस राजनीतिक क्षेत्र में के पड़ाव में काम करने लग गए। लेकिन जिस टाइम पे आप पॉलिटिक्स में आए थे उस टाइम पे एक सरकार थी जो 50 साल से डोमिनेट कर रही थी पूरे हिंदुस्तान को। तो उस सरकार को नहीं चुना और आपने बीजेपी को चुना, जो कि तब कुछ भी नहीं थी, खाली अटल बिहारी वाजपेयी सर ही थे उस टाइम पे सबसे बड़े। इसके अलावा पूरी टीम में कोई नहीं था, पूरी सरकार में। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में जब कांग्रेस और अन्य विचारधारा, जब भारत देश की बात करते हैं, भारत देश की आज़ादी में बात आई कि महत्वपूर्ण रोल रहा कांग्रेस का, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहा था क्रांतिकारियों का, जिसको 50 सालों तक कांग्रेस ने नहीं बताया। उन्होंने यही बताया कि कांग्रेस ने ये सब कुछ किया। एक तो ये मानसिकता। दूसरी, कांग्रेस का ये था कि वह राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दों पर तुष्टीकरण जो था वो उनका अहम था। और हम यह चाहते हैं कि तुष्टीकरण के साथ साथ में राष्ट्र निर्माण होना जरूरी है, लेकिन एक बड़ा तबका जिसको हिंदू कहते हैं उसका सम्मान उन लोगों ने इतना नहीं किया और उस वजह से हमने उस राष्ट्रीय दल को ही नकार दिया और सीधा भारतीय जनता पार्टी जो है उसका चयन किया। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो आप कहना चाह रहे हो हिंदुओं को ज़्यादा सपोर्ट करती है? भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यक समाज जो है, जो यहाँ पर रहता है, उसको सपोर्ट करती है। अच्छा, लेकिन फिर भी यानी 2014 में ऐसा क्या हो गया कि जो 70 साल से एक पार्टी जो लीड कर रही थी उसका चांस ही अब खत्म हो गया 2025 आते आते? ऐसा क्या हुआ 2014 से? देखिए, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जब 2014 के पहले की कालखंड की जब बात होती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा का स्तर निम्न था, भ्रष्टाचार उच्च स्तर पे था, विभिन्न प्रकार के कांड जो हैं वो हो रहे थे, आतंकवाद उच्च स्तर पे था। मतलब विभिन्न प्रकार की जो भारत के अंदर होने वाली स्थितियां थी वो बहुत ही नाजुक थी। साथ ही विदेशों के अंदर भी भारत का जो आईना था, वो भारत का जो स्तर था, वो भी उस सरकार के अंदर जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने कोई ऐसा अच्छा नहीं बना रखा था। भारत के प्रति जो नैरेटिव सेट हुआ था विश्व में वो उस समय सही नहीं था।
तो 2014 के अंदर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में वैश्विक लीडर वर्तमान के हमारे नरेंद्र जी मोदी जी का जब नेतृत्व आता है, तो उस समय कांग्रेस जो है वो बिल्कुल शून्यता की ओर नजर आती है। और उसी वजह से पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर एक अजीब सा माहौल लेकर युवाओं के साथ में आती है और पूरे भारत के ऊपर 300 पार सीटें जीतकर मतलब जीतकर एक नया मुकाम हासिल करती है। और उसी समय से ही वर्तमान समय तक अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और लगता है आने वाले जो हमारे नरेंद्र जी मोदी जी ने कहा है कि विकसित भारत का जो स्वप्न है वो हम ही बनाएंगे, तो हम ये मानते हैं कि 2047 तक शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, प्रधानमंत्री बीजेपी का ही रहेगा। अभी और 22-25 साल और कह रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, उसी विजन और उसी स्वप्न पर हमारा अभी का जो लेटेस्ट मोटो चल रहा है, उद्देश्य चल रहा है कि विकसित भारत 2047, वो उसी मोटो पर चल रहा है। जैसे कि आप जैसे पार्टी में आप बैठते भी हो, यानी बहुत सारे लीडर्स रहते हैं और बहुत सारे नेता रहते हैं। बिल्कुल। तो क्या बातें होती है तब, यानी देश को लेके ही बात होती है या फिर अपोजिशन को लेके भी बात होती है कभी कभी कि इनको कैसे डाउन करना है, या फिर देश के हित में ही बात करते हो? हम सब जब लीडर्स सब बैठते हैं एक साथ, तो उसमें सबसे पहली जो बात होती है वो कार्यकर्ताओं के संबंध में होती है कि हमारा कार्यकर्ता जो है उसका अग्रणी विकास होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमसे छिटकना नहीं चाहिए। वर्तमान कार्यकर्ता है वो जुड़ा रहे, पूर्व कार्यकर्ता है वो भी जुड़ा रहे, और आने वाला जो कार्यकर्ता है वो भी जल्दी से हमें जुड़े। तो पहला हमारा जो लक्ष्य होता है वो कार्यकर्ता निर्माण का होता है। हम कार्यकर्ताओं को अटैच करने का काम पहले करते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम जितने भी होते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने बनाए, जो हमारे नेतृत्वकर्ताओं ने बनाए, जो हमारे आदर्श रहे उन्होंने बनाए, उन कार्यक्रमों का हम अच्छे से संचालन कर पाए, हम उस विषय पर काम करते हैं। जो सभी के सभी राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद पर आधारित है, उन कार्यक्रमों को आम जन में ले जाने का काम होता है, वो करते हैं। और तीसरे नंबर पर फिर हमारा जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं सभी प्रकार की, जो नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर हमारे मुखियाओं के द्वारा तय की जाती हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा तय की जाती हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा तय की जाती हैं, हमारे जिलाध्यक्ष के द्वारा तय की जाती हैं। उन सभी प्रकार की योजनाओं को निचले लेवल पर लेकर जाते हैं। ऐसा हमारा सभी का एक टारगेट इशू रहता ही है। साथ में ही वैश्विक स्तर पर हमारे भारत का क्या दृष्टिकोण बनता है, और भारत और विश्व, उस स्तर पर भी बात होती है। दूसरा, भारत के नागरिकों के अंदर हमारे भारत और संविधान की क्या स्थिति है, वो किस हिसाब से देखते हैं, वो उच्च स्तर पर कैसे आए, उसके लिए भी हम बात करते हैं। हमारी सांस्कृतिकता जो है, मंदिर जो है, हमारे उत्सव जो हैं, हमारे तीज जो हैं, हमारी नदियाँ जो हैं, हमारे पर्वत जो हैं, वो सभी हमारे लिए अहम है। तो उन्हें भी संरक्षित करना हमारा ही लक्ष्य है, उस विषय पे भी हमारी बात होती है। साथ में ही रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, उस पर भी हमारी बात होती है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए बात करती है, साथ ही साथ वसुधैव कुटुंबकम की बात भी करती है कि पूरा विश्व भी हमारा ही है। तो उसके अंदर भी जैसे पर्यावरण संबंधी बात हो गई, हमारे नरेंद्र जी मोदी जी ने स्वच्छता मिशन जब चालू किया है, स्वच्छता अभियान जब चालू किया, तो आज पूरे विश्व में उसकी गूंज है। आज योग का पूरा विश्व में गूंज है। तो ये सभी प्रकार की चीज़ों पे हम सब बात करते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई, लेकिन आप ही की टीम के एक आदमी ने अभी रिसेंटली एक, जो आपने सुन भी रखा होगा, कि एक हाईवे पे बहुत शर्मनाक हरकत की। जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अब हमारा नेता होगा, हमारा कार्यकर्ता होगा, उसने गलती करी है, तो उसका जो कुछ भी निर्णय लेना है वो हमारा संगठन और संविधान आधारित जो काम होगा वो होगा, वो रहेगा। बाकी कार्यकर्ता निर्माण के अंदर संगठन बहुत अच्छे से कार्य करता है, उससे गलती हुई है, उसको अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और उसे कहीं ना कहीं जाना ही है। चलिए ठीक है, आपने अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया, लेकिन आप भले ही बीजेपी के हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कांग्रेस के बारे में 2 अच्छी बातें बताओ और 2 बुरी बातें भी बताओ। देखो, अब भारत के अंदर कांग्रेस ने राज किया। भारत में
कांग्रेस ने ही नीति निर्धारक तत्व तय किए। भारत में संविधान का निर्माण भी कांग्रेस के टाइम में ही हुआ। भारत में संसद का निर्माण भी हुआ। मतलब कांग्रेस के समय में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हुई, लेकिन कांग्रेस की औपनिवेशिक मानसिकता, कांग्रेस की गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकलना, कांग्रेस का तुष्टीकरण, ये सब प्रकार की जो चीज़ें रही वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को गर्त में लेकर गई। और कांग्रेस का भारत के अलावा, भारतीयता के अलावा, संविधान के अलावा अन्य चीज़ों पर अधिक जोर देना, वह एक ऐसा विषय था जिसकी वजह से भारतीय नागरिकों ने उसको आज बिल्कुल ही गर्त में या बिल्कुल ही धरातल दिखा दिया है। और यही चीज मैं बीजेपी के लिए पूछूं तो 2 अच्छी बातें और 2 बुरी बातें। भारतीय जनता पार्टी 2 से आज वर्तमान में पूर्ण बहुमत की सरकार है और तीसरी बार है। तो ऑब्वियसली आम जन समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, राष्ट्र पुनर्निर्माण और गुलामी की मानसिकता को तोड़कर भारत के जो नीति निर्धारक तत्व हैं उन सभी को लेकर चलने वाली जो चीज़ है उसे लेकर आज आम जन प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के साथ है। और इसी वजह से हम रेगुलरली कह रहे हैं कि आने वाला 2047 जो है, विकसित भारत का स्वप्न जो है वो इस कमल के साथ ही पूरा होगा, ऐसा हम सब देख रहे हैं। ये तो आपने अच्छी बातें बता दी, लेकिन बुरी बात, देखो कोई भी पार्टी में बुरी बात रहती है और ये कोई बुरी चीज है भी नहीं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे संगठन में, हमारी विचारधारा में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। चलो एक नंबर है हमारी पार्टी। बिल्कुल लोग बिल्कुल जुड़े इससे। चलिए ठीक है, ये तो हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की बात। अब अपने राजस्थान पे आते हैं और वागड़ एरिया में आते हैं जी, क्योंकि हमारा जो वागड़ एरिया है यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है, बाप पार्टी, जिसके लीडर है राजकुमार रोत। तो राजकुमार रोत ने पिछले 5 सालों में ऐसा क्या कर दिया जो कांग्रेस बीजेपी 70 साल तक नहीं कर पाई? इस विषय पे हम इतना ही कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इन दोनों दलों से जो युवा, जो कार्यकर्ता अपने स्वयं का विकास नहीं कर पाए, जो किसी न किसी बात से नाराज हुए, वो सभी प्रकार के कार्यकर्ता कहीं न कहीं एक नए क्षेत्रीय दल से जुड़े और उन सब का उपयोग इन क्षेत्रीय दलों के जो नेता हैं उन्होंने किया। उनके द्वारा उन सबको भी हाशिए पर रखा गया है, ऐसा हम लोगों को लगता है। दूसरा, राष्ट्रीय दलों के द्वारा कहीं ना कहीं युवाओं की जो भावना है, युवाओं के साथ जो चलना है, युवाओं को लेकर आगे बढ़ना है, वो कहीं ना कहीं युवाओं की नेतृत्व कमी भी कहीं ना कहीं दोनों दलों में रही। ऐसा जब हम एनालिसिस करते हैं तो आता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए कई कार्यकर्ता होंगे, NUCI से जुड़े हुए कई कार्यकर्ता होंगे, लेकिन उनको सही समय पर राजनीतिक नेतृत्व इन दलों के द्वारा शायद नहीं दिया गया, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा, रही बात विकास की कि 5 सालों में बाप पार्टी के द्वारा क्या विकास किया गया, राजकुमार जी के द्वारा क्या विकास किया गया, या फिर अपने क्षेत्र में क्या विकास हुआ, तो हम इतना ही कहेंगे कि झूठ के पुलिंदों पर नेतागिरी की गई, झूठ आधारित बातें बांटी गई और सिर्फ स्वयं का ही विकास हुआ। यहाँ के जितने भी लोग हैं, जो आम जन हैं, उनको किसी प्रकार की कोई चीज़ हासिल नहीं हुई। लेकिन जो यह दल है उसके ऊपर रेगुलरली हम सब कह रहे हैं कि इसका संबंध जो है वो कहीं ना कहीं झारखंड, छत्तीसगढ़ और ईसाईयत, धर्मांतरण, या फिर कहें कि कहीं ना कहीं औपनिवेशिक मानसिकता जो है उससे इस दल का संबंध है। और आने वाले समय में राष्ट्रीय एजेंसियां जो हैं वो कहीं ना कहीं सब प्रकार की चीज़ों को लाकर आम जन जो है उसके साथ में रखेगा, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ में रखेगा, और यही जो आम जन समुदाय है वही आने वाले समय में अच्छा निर्णय भी करेगा। ऐसा नहीं है कि यही सब चलना है।
बिल्कुल। मैं भी जैसे कोई भी कार्यक्रम में जाता हूँ, डूंगरपुर में हो गया, तो मैं देखता हूँ कि जो आज का युवा है इसके पीछे वो जो टी शर्ट पहनता है उसके पीछे या तो बाप पार्टी का सिंबल होगा या फिर गणेश गोगरा जी का फोटो होगा, कांग्रेस का सिंबल होगा। तो गणेश गोगरा जी और राजकुमार जी, इनमें ऐसी क्या खासियत है कि युवा इनकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो चुका है जिसकी कोई हद नहीं है? देखो, युवा है वो कहीं न कहीं अपने जैसे विचारधारा या अपना मन जैसा है वैसा मन सामने वाला है ऐसा सोचता है। दूसरा, छात्र राजनीति से जो लोग या जो नेता निकले हैं, छात्र नेता जो निकले हैं, उन छात्र नेताओं को आज का युवा जो है वो पसंद कर रहा है। और राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा या राष्ट्रीय दलों के द्वारा छात्र नेताओं को कहीं न कहीं मौका कम दिया जा रहा है अपने क्षेत्र में। जो छात्र नेता यहाँ से निकल रहे हैं उन्हें मौका शायद नहीं दिया जा रहा है, ऐसा हमें लगता है। नहीं तो कई प्रकार के छात्र नेता राष्ट्रीय दलों के से भी जुड़े हुए हैं। जैसे शिव विधायक की बात करते हैं, उधर तो वो भी युवा है, उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा, वो जीता। यहाँ राजकुमार जी चुनाव जीत रहे हैं रेगुलरली बड़े बड़े नेताओं को हरा के। तो कहीं ना कहीं युवाओं का जो तवज्जो है, युवा जो है वो कहीं ना कहीं युवाओं को कहीं ना कहीं आने वाले समय में इन दोनों दलों को नेतृत्व देना पड़ेगा। और नेतृत्व का बदलाव भी इन्हें युवाओं के हाथ में देना ही होगा, तभी जाकर यह जो मोमेंटम चल रहा है वो और आगे बढ़ेगा। और युवा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार उसके लिए काम करता है। साथ ही अपराध, नशाखोरी, बलात्कार, आत्महत्या उसको रोकने का भी पूरा प्रयास कर सकता है। युवाओं का नेतृत्व अच्छा रहेगा अगर यह दोनों प्रकार के दल आगे बढ़ाते हैं। हम भी युवा हैं और हमको हमारे संगठन के द्वारा जहां हमारा काम है वहां पर हमें दिया जा रहा है और बढ़ा रही है। लेकिन फिर भी ये जो अपना बेल्ट है, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया और सागवाड़ा हो गया, सारा ये जो जितना भी बेल्ट रहता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूरे भारत की लेवल की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन होता है। तो इस पर आपकी क्या राय है? धर्मांतरण का जो विषय है, धर्मांतरण, कन्वर्जन, यह जो है वो सिर्फ और सिर्फ अन्य धर्म जो है उसका विस्तार करने का एक पहल है। वो हमारे धर्म को कैसे विस्तार किया जाए उसके लिए कार्य कर रहे हैं। और आज़ादी से पहले की बात करें, ब्रिटिश की बात करें, उससे पहले मुगलों की बात करें, तो भारत देश के अंदर जब मुगल आए तो मुगल यहाँ जब आए तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म का विस्तार करने आए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद में उन्हें लगा कि भारत के अंदर तो बहुत कुछ है जो हम हमारे वहाँ ले जा सकते हैं। तो मसाले ले गए, यहाँ का शौर्य ले गए, यहाँ का पराक्रम देखा, यहाँ हर चीज जो लूटने लायक थी उसे वो लूट कर ले गए, चाहे वो मूर्तियां भी क्यों ना हो। वो सब प्रकार की चीजों को ले गए लूट कर। लेकिन वो यहाँ आए थे सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म इस्लाम का विस्तार करने के लिए। इसके बाद ब्रिटिश काल आया। ब्रिटिश काल के अंदर भी जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी देखा यहाँ पर हमें यहाँ पर राज करना है। राज करने के बाद में इन्होंने देखा कि हमारे धर्म का हमें यहाँ पर विस्तार करना है। और विस्तार करने के लिए उन्होंने देखा कि हम लड़कर यहाँ विस्तार नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर सेवा का माध्यम चयन किया। और यह जो सेवा का माध्यम था वो इन्होंने सीधा सीधा कहें चर्च आधारित सेवाएं शुरू करी। और यह चर्च आधारित सेवाएं जहाँ जहाँ रही, जहाँ जहाँ चर्च रहे, वहाँ वहाँ पूरे भारत देश के अंदर आज धर्मांतरण आपको बखूबी नजर आएगा। कब? जब ब्रिटिश काल के अंदर चर्चों का विस्तार हुआ। और चर्च कहाँ बने? जहाँ बने वहाँ पर हमें आज भी धर्मांतरण नजर आएगा, आज भी वहाँ ईसाई नजर आएंगे, आज भी वहाँ सभी प्रकार की ईसाइयत नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं सेवा के माध्यम से आम लोगों को दूसरे धर्म में कन्वर्ट करना, यही कन्वर्जन है। और इसी पॉलिसी के आधार पे, लालच के आधार पे, सेवा के आधार पे लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। लेकिन फिर भी आंखों देखी चीजें हैं, हम रोज अखबार में देख रहे हैं, मोबाइल्स में देख रहे हैं, लेकिन कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हो पा रहा है सरकार के द्वारा भी, जो यहाँ के युवा हैं उनके द्वारा भी, और यहाँ की जो आरएसएस की जो टीम है, ये जितनी भी टीम है उनके द्वारा भी, कि कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है और इतना धर्मांतरण होता ही जा रहा है।
जैसा मैंने कहा कि धर्मांतरण सिर्फ और सिर्फ एक विशेष प्रकार के धर्म का विस्तार करने के लिए किया जा रहा है और उस धर्म के विस्तार के लिए विभिन्न प्रकार की एजेंसियां वर्क कर रही हैं और इन एजेंसियों को रोकने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय के द्वारा विभिन्न प्रकार के एनजीओज को बंद भी करा है, बैन भी करा है, लेकिन वो मुखौटा चेंज करके वापस से किसी और नाम से यहाँ पर अपना वर्क करती है और फंड जो है वो प्रोवाइड करवाती है। फंड प्रोवाइड होने से कहीं ना कहीं व्यक्ति को लाभ मिलता है और लाभ मिलने की वजह से व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली एक प्रकार से उधर की ओर झुकता है। लेकिन अभी सभी प्रकार के धार्मिक संगठन हो गए, सभी प्रकार के सामाजिक संगठन हो गए, सभी प्रकार के सामाजिक लोग हो गए, सांस्कृतिकता हो गई, हमारे पूर्वजों के आधारित जो चीज़ें हैं वह सभी प्रकार की चीज़ें कहीं ना कहीं इस चीज़ को कम करेगी, ऐसा हमें लग रहा है। हम आध्यात्मिक आधार पर वर्क करेंगे और हम कहीं ना कहीं धर्मांतरण को बहुत लिमिटेशन पर लाकर खड़ा करेंगे। लेकिन जैसे अपने पहले लीडर्स की बात करी जो कि यहाँ पर अभी लीड भी कर रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हमारा समाज हिंदू नहीं है, हम मंगलसूत्र नहीं पहनते, बिंदी नहीं लगाते, इसके बाद सिंदूर नहीं लगाएंगे, साड़ी नहीं पहनेंगे, ये सारी चीज़ें आती है। तो इन पर आप क्या बोलोगे? हम इतना ही कहेंगे उन सब से कि पहली बात तो हम भारतीय हैं, हम भारत में रहने वाले हैं और हम हिंदू हैं। इस चीज़ को उन्हें भी मानना ही पड़ेगा। यह ठीक है, राजनीतिक लाभ के लिए, एक अलग प्रकार का दिखने के लिए उन्होंने इस प्रकार की बात करी होगी, लेकिन यह भी देखने में आता है कि यह जो कहने वाले लोग हैं वह भी कहीं ना कहीं मंदिरों के आसपास घूमते हुए नजर आते हैं, मंदिरों की शरण में जाते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि कुछ समय पहले आपने देखा होगा बांसवाड़ा के घोटिया अम्बा धामों में हमारे वर्तमान सांसद महोदय भी गए थे, तो त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर में भी हमारे सांसद महोदय गए। तो ऐसा है कि इनके कहने मात्र से यह चीज़ नहीं हो जाती है। हमारा जो हिंदू धर्म से संपर्क है, हमारा हिंदू धर्म जो है, हम लंबे समय से, जब से हम भारत में रहे हैं तभी से सनातन धर्म के वाहक रहे। और हम बात करें भारत देश में रहने वाले जनजाति समाज की, भारत देश में रहने वाले अनुसूचित जाति की, भारत देश में रहने वाले ओबीसी समाज की, या हम बात करें सर्व समाज की, तो सभी प्रकार के समाजों में हर प्रकार की पूजा होती है। अब प्रकृति पूजा की बात आती है तो पीपल की पूजा, पूरा धर्म जो है, सभी धर्म के लोग, सभी धर्मों के अनुयायी पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं। पानी की बात आए, कुएं की पूजा की जाती है, ठीक है, नदियों की पूजा की जाती है, गंगा ले लो, हमारी माही ले लो, माही नदी ले लो, सोम नदी ले लो, ठीक है, सभी की पूजा की जाती है। इसी प्रकार से हम जब चंद्रमा की बात करें, सूर्य ग्रहण की बात करें, सूरज की बात करें, उसकी भी, आसमान की बात करें, उसकी भी पूजा की जाती है। जब व्यक्ति कुछ नया काम कर रहा होता है, किसी घर का निर्माण भी करने वाला होता है और वो खुदाई कर रहा होता है, तो उस समय भी पूजा की जाती है, वह भी प्रकृति के अंतर्गत आती है। तो कहीं ना कहीं ये बात मान्य है, ये बात तय है कि हम सब हिंदू हैं। मूर्ति पूजा भारत देश में होती है, बाकी विश्व में कहीं भी नहीं होती। और हिंदू धर्म को यही माना गया है कि मूर्ति पूजा जहाँ होती है वो हिंदू है, और सिंधु से हिंदू शब्द की उत्पत्ति, ऐसा भी माना जाता है। लेकिन आदिवासी समाज के अंदर सिरा पूजन की जहाँ बात आती है वह भी एक प्रकार की मूर्ति पूजा है। बिल्कुल। आदिवासी समाज के अंदर जब नदियों की पूजा की बात आती है वह भी एक प्रकार की आपकी प्रकृति पूजा है। आदिवासी समाज के अंदर जब हल जोतने वाली बात आती है, वहाँ पर उस धरती को चीरा जाता है, उससे पहले भी पूजा की जाती है, वह भी एक प्रकार की प्रकृति पूजा है। तो कुछ लोगों के कहने मात्र से यह नहीं हो जाता कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी हिंदू है और इस चीज़ को इन्हें मानना पड़ेगा, इस चीज़ को मानना ही है कि आदिवासी हिंदू ही है। यह तथ्य बिल्कुल ऑथेंटिक है, सैद्धांतिक है, तथ्यात्मक है, इसे कोई भी नकार नहीं सकता है। सर्व समाज जो है वो आदिवासी समाज, सर्व समाज
और सभी प्रकार के लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, और यही सनातन धर्म जो है वो हम सबको एक करता है और पूरे विश्व में सभी से अलग भी करता है। और बिल्कुल, काफ़ी अच्छे से आपने बताया और बहुत अच्छे से आपने इसको डिस्क्राइब किया एक एक चीज़ को कि कौन क्या है, कहाँ से आया है, क्या इसकी उत्पत्ति है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आज से 3-4 साल पहले एक महामारी आई थी कोरोना नाम की, कोविड-19, और उसमें लोग इतने परेशान हुए, लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स को भी खो दिया। हाँ। लेकिन उस टाइम पे आपने एज ए नेता होने के नाते कैसे लोगों की सेवा करी? कोरोना का जो कालखंड था वो माना जाए तो पूरे विश्व के लिए बहुत ही दर्दनाक था, लेकिन भारत की पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से भारत में उसे संभालना बहुत ही एक समझा जाए कि एक जटिल परिस्थिति थी। फिर भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री तथा हमारा जो संगठन है उसने बहुत अच्छे से वर्क किया और विभिन्न प्रकार के जो आम जन हैं उन्हें सहयोग भी प्रदान किया। हमारे वागड़ क्षेत्र के अधिकतर लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं और गुजरात पर आश्रित हैं, उधर एमपी पर आश्रित हैं, तो वो सभी प्रकार के लोग जो हैं वो अपने घर पर आने के लिए उस समय परिवहन की सुविधाएं कम थी, पैदल आए, आना जाना किया। तो उस समय विभिन्न प्रकार की शिविर लगे थे, हमारे द्वारा भी शिविर लगाए गए थे और हमने फूड पैकेट, हमारे द्वारा पानी की बोतलें, हमारे द्वारा भोजन की व्यवस्था, हमारे द्वारा स्वास्थ्य शिविर, हमारे द्वारा विभिन्न प्रकार की जो उस समय चलने वाली टैबलेट्स थी वो टैबलेट्स और विभिन्न प्रकार के जो उस समय तत्कालीन समय के अंदर उपयोग में ली जाने वाली स्वास्थ्य को सही करने वाली चीज़ें थी, वो सभी प्रकार की चीज़ें हमारे संगठन के माध्यम से हमने प्रत्येक आमजन तक पहुंचाई। विशेषकर हॉस्पिटल सुविधाओं के अंदर हमने अच्छा वर्क किया, क्योंकि मैं हॉस्पिटल सुविधाओं को अच्छे से समझता हूँ, हॉस्पिटल प्रशासन को अच्छे से समझता हूँ। तो उस समय हॉस्पिटल के अंदर हमने ऑक्सीजन संबंधी कार्य हो, विभिन्न प्रकार की दवाइयों संबंधित कार्य हो, विभिन्न प्रकार के उत्पाद जो खाने योग्य थे उस समय विटामिन सी खाना चाहिए सब बता रहे थे, तो उसकी बात हो, मतलब हर प्रकार की चीज़ों को हमने आम जन तक पहुंचाया था और हमें उसमें सफलता भी हासिल हुई। वैक्सीनेशन के कार्य में हमने बहुत अच्छा कार्य किया, प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन भी लगवाया गया हमारे द्वारा और शिविर के माध्यम से अच्छा कार्य हमने उस समय किया। उस टाइम पे पूरा देश एक हो गया था, पूरा देश, और लॉकडाउन हो गया, एकदम पैक हो गए घर में लोग, वो भी एक अलग फील था। लेकिन अब ये सारी चीज़ों को छोड़ देते अब वापिस आते हैं अपन देश दुनिया की बातों पे। रिसेंटली पहलगाम अटैक हुआ, इससे पहले 2019 में कोविड से पहले ही पुलवामा अटैक हुआ। ये सारे अटैक पाकिस्तान के द्वारा किए गए। तो ये अटैक्स होते हैं तो आतंकवादी इंडिया में आकर करते हैं अटैक, जो भी गोली मारते हैं कुछ भी करते हैं, तो वो इंडिया में एक तो पहले आते कैसे, कहाँ से आ जाते? पहला क्वेश्चन तो यही उठता है, सरकार कहाँ ध्यान देती है, वहाँ की मिलिट्री कहाँ ध्यान देती है, और उसके बाद इस पर आगे क्या एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए? ये जो अटैक्स हो रहे हैं या जिस प्रकार की भी चीज़ें हो रही हैं उसमें हम सिर्फ यही कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी घर में बिना संपर्क के नहीं घुस सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हमारे देश में भी हैं जो जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं और वो कहीं ना कहीं गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त है। वो कहीं ना कहीं हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता रखते हैं। वो चाहे उनके खुद की लालच की बात हो, वो उनके खुद का कुछ भी स्वार्थ हो सकता है, लेकिन उनका जो ये कृत्य है वो बहुत ही गंदा है। उन्हें आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि हम इस प्रकार की मानसिकता नहीं रखें। और भारत में रहने वाले लोग अगर भारत के अगेंस्ट ही बात करते हैं तो ऐसी मानसिकता के लोगों को बीच चौराहे पर ले जाकर लोगों के बीच में छोड़ देना चाहिए। उसका हिसाब जो है वो आम जन खुद ही कर लेगा। भारत का संविधान इस प्रकार के कृत्य को नहीं देता है, मान्यता नहीं देता है, लेकिन आम जन के सामने अगर उस प्रकार के व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा तो भारत का आम जन ही उसके साथ न्याय कर लेगा कि क्या न्याय है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो भारत का आम जन अच्छे से समझता है। और भारत का आम जन देशभक्त है, राष्ट्रवादी है। बिल्कुल। और ऑपरेशन सिंदूर नाम से ये चलाया, जो कि बहुत यानी देखा जाए तो दिल से जुड़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने सिंदूर उजाड़ दिया था
उन महिलाओं का, उनके सामने, आंखों के सामने। तो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा, इस पर आप क्या बोलोगे? मेरा तो इतना ही कहना है पवित्र जी कि जब भारत में धर्म पूछकर गोली मारी जाती है, भारत में धर्म के लिए यह देखा जाता है कि यह सही है या गलत है, यह देखकर जाते जाते मैं आपसे 2-3 सवाल और पूछूंगा। एक तो मेरे को आप ये बताओ कि नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर क्यों माना जाता है? अब ये तो पवित्र जी आपने एक ज़बरदस्त बात पूछ ली कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी आज ग्लोबली वैश्विक स्तर पर आज विश्व के प्रथम नेता के रूप में नज़र आ रहे हैं, या वो हैं। कई प्रकार की मैगजीन्स की बात करें, कई प्रकार के जो सर्वेज हुए हैं, उसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी टॉप पर हैं। और उनका जो मानवीय दृष्टिकोण है, उनका जो सोचने का तरीका है, उनका जो आध्यात्मिकता और आस्था है, साथ ही निस्वार्थ भावना और भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार मानने की जो बात है, वह उन्हें सारे विश्व से अलग करती है। आज वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल व्यक्ति है, उनका परिवार होते हुए भी किसी प्रकार का उन्होंने उनके परिवार को कोई लाभ नहीं दिया है, जो दर्शाता है कि व्यक्ति कितना निस्वार्थ है। और यही जो भावना है वो उन्हें विश्व में एक अलग रूप से पहचान देती है। साथ ही उनका जो बोलने का टॉकिंग वे है, उनका मतलब हर प्रकार की जो चीज़ है वो उन्हें कहीं ना कहीं सभी से अलग करती है और उनको अलग ही प्रकार का तेज उनमें नजर आता है। बिल्कुल। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब हैदराबाद के एक नेता है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा था कि ये चाय वाला क्या देश चलाएगा। वो लाइन मेरे को आज भी याद है, क्योंकि उस टाइम पे मैं स्कूल में हुआ करता था, लेकिन हम सुबह सुबह स्कूल जा रहे थे और टीवी चल रहा था, पापा न्यूज़ देख रहे थे, तो उस टाइम पे ये लाइन मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि उन्होंने ऐसा बोला था कि ये चाय वाला क्या देश चलाएगा। और 2025 आ गया और वही असदुद्दीन ओवैसी आज कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो वर्ल्ड में नाम किया है वो काबिल तारीफ है। तो उनका जो नज़रिया चेंज हुआ, इसी प्रकार बहुत लोगों का नज़रिया चेंज हो गया नरेंद्र मोदी को लेकर। मोदी जी ने जितने छोटे जो देश हैं जिनका मतलब कोई उन्हें पूछने वाला नहीं, ऐसे छोटे देशों को भी उन्होंने सहयोग प्रदान किया है। उनके वहाँ कोरोना के टाइम में उन्होंने अपने यहाँ से जो वैक्सीन निर्मित हुआ उनको उन देशों में प्रोवाइड कराया फ्रीली, और कई जगह पर दवाइयाँ दी, कई जगह पर आज भी विभिन्न प्रकार का आर्थिक सहयोग करते रहते हैं। और हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं, अतिथि देवो भव की बात करने वाले लोग हैं। तो वो जो चीज़ है, हमारी जो वैश्विक पूंजी है, उसे कहीं ना कहीं मोदी जी दिखा रहे हैं। एक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी हुए थे और दूसरे नरेंद्र जी ये हैं जो वैश्विक स्तर पर आज उसी लेवल पर। बिल्कुल। और बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, उसको जो सोशल मीडिया है आज का, वो कनेक्ट करता है कि आरएसएस से, ये आरएसएस और ये दोनों एक ही हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? मैं तो इतना ही कहूँगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस जो है वह भारत देश के प्रत्येक नागरिक और भारत देश की प्रत्येक सीमा, भारत देश की राष्ट्रीयता, भारत देश का अध्यात्म, सांस्कृतिकता तथा उसके जो नीति निर्धारक तत्व हैं उस पर काम करना का उद्देश्य है, और वह उसी आधारित काम करता है। समाज के अंदर अच्छे लोगों का निर्माण होना चाहिए, समाज के अंदर संस्कारवाद व्यक्तित्व होना चाहिए, और उस व्यक्तित्व के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, आरएसएस जो है, वो काम करता है। उसमें काम करने वाले जो लोग हैं, उसमें काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हमें राष्ट्रीयता के लिए काम करना है, राष्ट्रवाद के लिए काम करना है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए काम करना है, तो वो फिर उस दल को चुनते हैं जो इस विचारधारा के लिए काम कर रहा होता है। और कांग्रेस उस विचारधारा पे काम नहीं कर रही होती है। अन्य राष्ट्रीय दल हैं
वह नहीं कर रहे होते हैं, अन्य क्षेत्रीय दल हैं वह नहीं कर रहे होते हैं। वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं खुद के परिवारवाद की बात करते हैं। तो ये सभी प्रकार की चीज़ें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। और उसी वजह से वहाँ से जो लोग निकलते हैं, वहाँ से जिनका समाज में नाम होता है, वह सभी प्रकार के लोग जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक से निकले हुए जो भी कार्यकर्ता हैं, जो देश को सर्वप्रथम मानते हैं और जाकर भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जब वो काम करते हैं तो आम जन जो है वो उन्हें उसी नज़रिए से देखता है कि नेशन फर्स्ट के हिसाब से आ रहे हैं, यह परिवारवाद की बात नहीं करते हैं, समाज के अंदर आम जन को साथ में लेकर चल रहे हैं, तो फिर वो उसमें स्थापित हो जाते हैं। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इतना ही रोल है कि वह व्यक्तित्व निर्माण का काम करता है, जो भारत प्रथम के उद्देश्य से कार्य करता है। बिल्कुल आपने सही बताया, लेकिन जो आरएसएस की जो लोग हैं, जो आरएसएस टीम में, वो बीजेपी में क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि वो ही आरएसएस को ही दूसरी जो पार्टी है वो कहती है कि आतंकवादी है। अब इसमें तो इतना कहेंगे कि उन्होंने कहा कि आरएसएस आतंकवादी है, उन्होंने दूसरी पार्टियां जो भी कहें, उन्होंने तो भगवा आतंकवाद भी कह दिया था। जिसका जवाब 2013 के चुनावों में आम जन ने दिया और उसका खामियाजा वो आज तक भुगत रहे। अभी तक वापस कांग्रेस की सरकार नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो समाज के अंदर समाज जागरण का काम करता है, राष्ट्रीयता का काम करता है और साथ में ही संस्कारवान, अनुशासित, अनुशासन, शिष्टाचार और हमारे जो नीति निर्धारक तत्व हैं, हमारे जो धार्मिक ग्रंथों के अंदर जो बात कही गई है उसको आम जन में ले जाने का काम करने वाले व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और वही व्यक्तित्व जो है वो भाजपा से जुड़ते हैं, ऐसा देखने में आता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भाजपा के जो नीति निर्धारक तत्व हैं उसमें जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर मैं काम कर लूँगा, तो वो उसमें काम करते हैं और उसमें काम करते वो आगे की तरफ जाते हैं। कई प्रकार के लोग हैं ऐसे। बिल्कुल, काफ़ी अच्छे से जवाब दिया आपने सारे क्वेश्चंस का। लेकिन जाते जाते एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर आपको एक दिन के लिए पावर मिले, या फिर समझ लो आप एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बन गए हो, तो आप डूंगर, सिर्फ राजस्थान की या फिर इंडिया लेवल की बात नहीं करते, सिर्फ डूंगरपुर की बात करते हैं, डूंगरपुर में क्या चीज़ चेंज करना चाहोगे? अगर क्षमता अनुसार हमें कुछ मिलता है तो रोजगार आधारित जो चीज़ें हैं उस पर कार्य करेंगे, साथ में ही भ्रष्टाचार की जो चीज़ें हैं उसको हम समाप्त करेंगे। बिल्कुल, काफ़ी अच्छे से आपने बताया। चलिए, मेरे तो क्वेश्चंस तो हो गए समाप्त और काफ़ी अच्छा लगा हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी यहाँ से। और सर को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपना टाइम निकाला मेरे शो पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। पवित्र जी, आपके पास में आया उसके लिए आपके स्टूडियो का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में ही मैं तो आपको इतना ही कहूँगा कि हमारे देश में देश के लिए काम करने वाले लोग भी बहुत हैं और देश को तोड़ने वाले भी लोग बहुत हैं। लेकिन नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, जातिवाद हो, या हम कहें कि ऐसी चीज़ें जिससे समाज में वैमनस्य पैदा होता है, वो चीज़ या वो बातें समाज में ज़्यादा नहीं फैलनी चाहिए। और उसके लिए गुलामी की मानसिकता रखने वाले जो लोग हैं, जो अर्बन नक्सलवाद से संपर्क रखते हैं, जिन्हें अर्बन नक्सलिज्म कहा गया है, ऐसे लोगों को कम से कम वैचारिक पुष्टता रखते हुए भारत सर्वप्रथम उसके लिए काम करना चाहिए। धन्यवाद आपको। ये बहुत अच्छे से बताया। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।